ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देखो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कल्पना की, ऐसा क्या कारण है कि हर स्थिति में लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। उन्होंने कल्पना की, ऐसी क्या घटना घटेगी जब वह लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। उन्होंने अपनी कल्पना में पाया कि किसी भी चीज़ की गति दूरी और समय के प्रोपोर्शन पर निर्भर करती है। अगर लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब कि गति में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, बल्कि दूरी और समय अपने आप को बदल रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉज को टूटने नहीं देती, बल्कि इसका बचाव करती है। और प्रकृति का ऐसा ही एक फंडामेंटल है, प्रकाश की गति, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलती। और प्राकृतिक फंडामेंटल लॉ यानी प्रकाश की गति को एक समान रखने के लिए स्पेस और टाइम को ही बदल देती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह कॉन्सेप्ट फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार था। चलिए आइंस्टाइन के इस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी बहुत कुछ धमाकेदार आना बाकी है, जो कि पूरा नॉलेज से भरा हुआ होगा। तो यार, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वरना फिर आप बहुत तगड़ी चीज़ मिस कर दोगे। हम अपने पुराने एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लो कि आपका दोस्त जो लाइट की स्पीड से चलने वाली ट्रेन में बैठा है, उसके पास एक घड़ी है और आप एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और आपके पास भी एक घड़ी है। जब आपका दोस्त ट्रेन में बैठा, उस समय आपकी घड़ी का समय और आपके दोस्त की घड़ी का समय एक समान था। अब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उस प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन को देख रहे हो जिसमें आपका दोस्त बैठा है। आपने देखा कि जो प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन थी, आपने देखा कि ट्रेन की लंबाई छोटी हो गई और ट्रेन में बैठे आपके दोस्त के पास जो घड़ी है, उसका समय आपकी घड़ी के समय के मुकाबले बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। इस वजह से ट्रेन की गति प्रकाश की गति के बराबर रखने के लिए स्पेस और टाइम दोनों ही बदल गई, यानी ट्रेन की लंबाई और ट्रेन में मौजूद घड़ी का समय दोनों ही बदल गया। यह घटना तो आपने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देखी, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आपका दोस्त ट्रेन में बैठा है, उसके लिए कोई भी बदलाव नहीं हुआ। मतलब ट्रेन में बैठा आपका दोस्त ऑब्जर्व करता है कि ट्रेन की लंबाई वही है जो पहले थी और उसके पास जो घड़ी मौजूद है उसमें समय की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब आप प्लेटफॉर्म से देख रहे हो कि आपका दोस्त जिस ट्रेन में बैठा है उसकी लंबाई भी कम हो गई है और समय भी धीमा हो गया, लेकिन आपके दोस्त के नज़रिए से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो यहाँ पर कौन सही है? जवाब है, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। यह तो प्रकृति का कमाल है जिसमें दोनों की नज़रिए को बदल दिया। लेकिन जब एक हफ्ते के सफ़र के बाद आपका दोस्त ट्रेन से बाहर निकलेगा तो वह इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव देखेगा। वो देखेगा उसके पास जो घड़ी थी उसके अनुसार अभी एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन आपकी घड़ी के अनुसार पृथ्वी पर सालों बीत चुके हैं, क्योंकि आपकी घड़ी के मुकाबले आपके दोस्त की घड़ी धीमी चल रही थी। आपका दोस्त आपको देखेगा कि आप पहले से बूढ़े हो चुके हो, लेकिन उसकी उम्र पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी को आप टाइम ट्रैवल बोल सकते हो, जिसमें वह एक हफ्ते के सफ़र के बाद समय में आगे पहुंच गया, लेकिन अब वह भविष्य के उस दौर से वापस नहीं लौट सकता। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेस और टाइम की इस कल्पना ने क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट यानी टाइम ट्रैवल को जन्म दिया। इससे पहले लोगों का यही मानना था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह पर समय की रफ्तार एक समान है, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह टाइम और स्पेस अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम का यह कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस के आधार पर सिद्ध कर दिया, लेकिन इस पर परीक्षण करना अभी बाकी था। 1977 में नासा ने सैटेलाइट में कुछ घड़ियां लगाकर छोड़ी जिनका समय पृथ्वी की घड़ी के अनुसार सेट किया गया था, लेकिन अंत में जाकर सैटेलाइट की घड़ियों का समय पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों से धीमा चल रहा था। हालांकि पृथ्वी की घड़ियों और सैटेलाइट में लगी घड़ियों के समय का अंतर बहुत ही मामूली था, लेकिन कहीं ना कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत को सपोर्ट किया। हमारे इतना विकसित होने के बावजूद भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आइंस्टाइन के सिद्धांत को साबित कर सके, क्योंकि आइंस्टाइन के सिद्धांत को साबित करने के लिए हमारे पास लाइट की स्पीड से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट होना चाहिए, जो कि हमारे लिए अभी असंभव है। 1905 के आसपास एक क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे इस इंसान ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर लिखा, लेकिन सदी के इस महान वैज्ञानिक की कल्पना यही नहीं रुकी। यही वह दौर था जब आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आगे बढ़ाते हुए एक इक्वेशन दी थी जो हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गया, E = mc²।
इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु के मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि मास भी समय की तरह रिलेटिव है, मतलब किसी भी वस्तु की गति बढ़ाने पर उसका मास भी बढ़ेगा, वह भी वस्तु के आकार के बिना बदलाव के। आइंस्टाइन के इस इक्वेशन E=mc² के आधार पर इंसानों ने आगे चलकर बनाया क्या? परमाणु बम, जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पहली बार हुआ और नागासाकी और हिरोशिमा दो शहरों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। उस समय एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी इक्वेशन E=mc² देने का बड़ा दुख हुआ और उन्हें लगा कि इस इक्वेशन का आधार बनाकर दुरुपयोग हुआ है। स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, आइंस्टाइन ने यह साबित किया, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी खलबली मची हुई थी कि स्पेस और टाइम एक्सेलरेटेड फ्रेम में किस तरह से बर्ताव करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, जिनकी सोच बड़ी होती है उनके कारनामे भी बड़े होते हैं। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो टाटा बाय बाय।